नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को। तो चलिए आज की स्टार्टअप, बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी खबरों को शुरू करते हैं। तो पहली खबर टाटा की है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो कोई भी जॉइंट वेंचर नहीं करने वाले टेस्ला के साथ। काफी दिन से मार्केट में एक खबर उड़ रही थी कि टाटा और टेस्ला जॉइंट वेंचर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगा सके। तो इस चीज को क्लियर करते हुए सारी खबरों को उन्होंने नकार दिया है और उनका कहना है कि टाटा मोटर्स और उसकी सब्सिडरी जैगवार एंड लैंड रोवर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनको किसी भी जॉइंट वेंचर की जरूरत नहीं है। वो खुद से ही अपनी प्रोडक्शन करेंगे, खुद से ही अपना सब कुछ सेटअप करेंगे और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ करेंगे। और पिछले कुछ टाइम से आप देख ही रहे हो टाटा मोटर्स का स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगली खबर पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर है। थर्सडे को जो मीटिंग हुई ओपेक कंट्री की, ओपेक कंट्री जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, सारी उनका जो ग्रुप है उसकी जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रोडक्शन कट को एक्सटेंड करेंगे, यानी वो सप्लाई ऑयल की कम रखेंगे ताकि पेट्रोल के प्राइसेस और बढ़ सके। बेसिकली ये डिमांड सप्लाई का खेल है। जब आप किसी भी चीज की सप्लाई कम कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स का ये फॉर्मूला है, जिसके चलते बढ़े हुए प्राइसेस के कारण बहुत सारे स्टेट्स में पेट्रोल जो है 100 के प्राइस तक पहुंच गया और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया है कि वो टैक्सेस को कम करें पेट्रोल पर, ताकि लोगों को सस्ता पेट्रोल अवेलेबल हो सके। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए या नहीं पेट्रोल पर? एक सुझाव ये भी आया था कि पेट्रोल को जीएसटी के अंडर लेके आना चाहिए ताकि उसके रेट्स कम हो सके। तो आपका इस पर क्या सुझाव है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर प्रोपशेयर कैपिटल की है। प्रोपशेयर कैपिटल 700 करोड़ का एक रियल एस्टेट फंड लॉन्च कर रहे हैं AIF स्कीम के अंडर, यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इससे वो बेसिकली क्या करेंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट में जो ये फंड से पैसा उठाएंगे उसको कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे और प्राइम लोकेशंस पर कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करेंगे, जैसे बेंगलुरु में या गुड़गांव में या महाराष्ट्र में, जहां पर वो ब्लू चिप कंपनीज और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़े बड़े टेनेंट्स होते हैं, उनको रेंट पर वो बिल्डिंग्स दे सके। और इनका कहना है कि उससे करीब 7 से 9% का रेंटल यील्ड आएगा और करीब 17 से 20% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 5 साल के अंदर अपने पैसे पर। तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि रेंटल यील्ड मेनली अगर इंडिया में हम देखें तो 2 से 3% का रहता है, 7 से 9% तो काफी ज्यादा ये बता रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अब क्योंकि ये एक AIF है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी करीब 1 करोड़ की रहेगी। तो ये फंड्स मेनली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए होते हैं। नॉर्मल मेरे जैसे लोगों को ऐसे किसी रियल एस्टेट फंड में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उनके लिए रीट्स बनाया गया है। रीट्स अगर आपको नहीं पता तो रीट्स के बारे में हमने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप एक और भी काम कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगली खबर स्टील टाइकून ArcelorMittal की है। वो उड़ीसा में एक स्टील प्लांट लगाने वाले हैं 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा ArcelorMittal और निप्पॉन स्टील के बीच। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उन्होंने 2006 में भी लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन तब लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं हो पाया और वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसके चलते उस टाइम पे उनको ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। अगली खबर बैंकों से रिलेटेड है। बैंकों का कहना है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के अंडर बैंक जो कोर्ट में केस कर सकते हैं, जो भी लोग लोन वापस नहीं दे रहे, तो उसके लिए सरकार ने जो है 6 महीने की छूट दी थी कोरोना के चक्कर में, कि जो भी लोग लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे 6 महीने का उनको टाइम दिया गया था और एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम बनाया गया था, जिसके चलते अब बैंक 6 महीने तक वेट कर सकते हैं कि लोग पैसा वापस दे रहे हैं नहीं। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी किस्तों को कम कर दिया जाए या टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए तो उसके हिसाब से बैंक रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते थे, जिसको कि सरकार ने और 3 महीने बढ़ा दिया था। तो अब बैंकों का कहना है कि सरकार इसको और 3 महीने तक बढ़ा दे, वरना इतने ज्यादा लोन डिफॉल्टर्स हो जाएंगे और NCLT में केसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कोड में जो प्रावधान है वो मैक्सिमम 1 साल का है, तो सरकार भी ज्यादा से ज्यादा इसको 3 महीने के लिए और बढ़ा सकती है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को इसको 3 महीने के लिए और इंक्रीज करना चाहिए या नहीं? लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम का बेनिफिट और ज्यादा मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत सारी लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेसेस ठप पड़ गए हैं, कैश फ्लोज आ नहीं रहे, जिसके चलते बैंकों का कहना है कि अगर हम इनको डिफॉल्टर घोषित करके और इनकी संपत्ति अगर बेचना भी शुरू करते हैं तो मार्केट में अभी बायर्स भी नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी पैसा नहीं है। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर रेजर पे की है। रेजर पे ने अनाउंसमेंट करी है कि वो $10 मिलियन के ईसोप्स बायबैक करेंगे करंट और फॉर्मर 750 एम्प्लॉइज से। इसमें जो बायबैक करने वाले हैं वो इन्वेस्टर है सिक्वोया कैपिटल और सोवरेन वेल्थ फंड GIC। ईसोप
ईसॉप्स बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनीज जनरली क्या करती हैं, जैसे लेट से मेरी कोई कंपनी है और लेट से शुरुआती दौर में जब कंपनियां काम करती हैं तो मेरे पास पैसे नहीं होते सैलरी देने के, तो मैं एम्प्लॉयज को क्या कह सकता हूं कि लेट से कुछ पार्ट तो आप सैलरी ले लीजिए और कुछ आप कंपनी के स्टॉक्स ले लीजिए। तो जो हम स्टॉक्स देते हैं वो होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको कंपनीज काफी चीजों में यूज करती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको भी ईसॉप्स मिल जाते हैं। तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपने स्टॉक्स दे देती है उनको हम बेसिकली ईसॉप्स बोल देते हैं। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। और क्या आपकी कंपनी में ईसॉप्स की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, ये भी मेरे को जरूर बताइएगा। अगली खबर हरियाणा से रिलेटेड है। उन्होंने जो है 75% रिजर्वेशन का जो बिल है उसको पास कर दिया है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। अब इससे बेसिकली होता क्या है, मेनली दो पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने स्टेट में, जिससे कि बेनिफिट हो स्टेट वालों को भी और गवर्नमेंट को भी वोट मिल सके। लेकिन मेनली बेसिक इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो कंपनीज को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि आप खुद की सोच के चलिए। मान लीजिए आप अगर कोई कंपनी खोलते हो और उसमें कोई एम्प्लॉय रखते हो, तो गवर्नमेंट अगर आपको बताए कि एम्प्लॉय यहीं से रखने हैं या सिर्फ इसी स्टेट से आप हायर कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक आप वहां पर जाना पसंद करोगे या वहां कंपनी खोलना पसंद करोगे, क्योंकि कंपनी कम से कम इंटरफेरेंस चाहती है गवर्नमेंट का, वो खुद से अपना काम करना चाहती है। तो वहां पर लोग कंपनी सेटअप ही क्यों करेंगे, वो कहीं और कर लेंगे जहां पे वो अच्छे टैलेंट हायर कर सकें और मन मर्जी से अपनी हायरिंग कर सकें। बेसिकली 50,000 तक की जो सैलरी वाली जॉब्स हैं उन पर ये रूल अप्लाई होगा। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि जब आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आप उसके आसपास का एरिया भी डेवलप करते हो, वहां की लैंड की कॉस्ट बढ़ जाती है, वहां पे जो टीनेंट्स रहते हैं, किराए पर लोग रहते हैं, वहां के रेंटल्स बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ जब और ज्यादा लोग वहां पे आते हैं, उस एरिया की जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके साथ साथ और भी नए रोजगार पैदा होते हैं। तो जब बाहर से कोई पॉपुलेशन ही नहीं आएगी तो इन सब चीजों में भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, जमीन के कीमतें भी गिरना शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा जब कोई एक एमएसएमई चलाता है, 2-3 लोगों से अपनी कोई छोटी मोटी कंपनी चलाता है, तो उस बंदे को इतनी समझ तो होती नहीं कि ऐसा भी कुछ रूल वगैरह चल रहा है या उसको सिर्फ हरियाणा से ही वर्कर हायर करने पड़ेंगे, तो इसमें भी काफी दिक्कत आएगी। तो आपकी इस पर क्या राय है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बिल पर क्या सोचते हो। अगली खबर गोल्ड की है। गोल्ड जो है पिछले 10 महीने में करीब 12,000 रुपए से गिर गया है और करंटली करीब 44,000 के आसपास चल रहा है। ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि पेंडेमिक में जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी, उसके चलते लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए थे। और अब जैसे जैसे स्टॉक मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, बॉन्ड मार्केट्स में भी यील्ड रेट बढ़ रहा है, तो लोग अपना पैसा उधर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके चलते गोल्ड की कीमतें गिर रही हैं। तो इसी के साथ आज की न्यूज यहीं खत्म करते हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।